नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज शनिवार है और आज का सबसे विशेष कार्यक्रम अभय दुबे शो, लाउड अभय दुबे, इसमें हम हैं और आपका जितना चर्चा में आप शामिल होते हैं, अपनी राय देते हैं, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। पहले मैंने सोचा कि मैं उन लोगों के नाम सामने लाऊंगा जो चर्चा में, लेकिन अब जब देखता हूं कि 100 से ज्यादा लोग हैं जो अपनी राय देते हैं, तो फिर 100 लोगों का नाम लेने का मतलब है कार्यक्रम का एक हिस्सा समय का उसी में चला जाना। आज अभय जी आपका स्वागत है लाउड इंडिया के ऊपर, और लाउड अभय शो आप ही के नाम का शो है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके जो दर्शक हैं जो चर्चा में शामिल होते हैं, उनका ये कहना है कि कुछ बुनियादी विषयों पर भी आप लोगों को चर्चा करनी चाहिए। बुनियादी विषय में उनका कहना है कि बेरोजगारी के जो दो पहलू हैं, एक बेरोजगारी, दूसरा रोजगार, क्या इसके ऊपर देश में कभी मंथन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या हमको इसी बेरोजगारी की दुनिया में, ये मेरा ख्याल है नौजवान होंगे, ज्यादा उनकी उम्र तो पता नहीं चलती, पर उनके सवाल से ये पता चलता है कि क्या हम इसी बेरोजगारी की दुनिया के जाल में फंसते हुए अपना समय गुजार देंगे, और जो हमारे काम करने का वक्त है जीवन का, वो सिर्फ रोजगार तलाशने में बीत जाएगा। हम इसके लिए करें तो क्या करें, और आपस में बातचीत करें तो कैसे करें, सरकार को इसके बारे में समझाएं तो कैसे समझाएं। अभय जी आपसे यही प्रश्न है आज मेरा। संतोष जी, आपका सवाल बहुत व्यापक है और इसके कई पहलू हैं। मैं थोड़ा सा इसमें समय लूंगा ताकि मैं इसके 2-3 पहलू आपके सामने रखूं। बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता में आई थी, उससे पहले उसने लोगों को कई करोड़ हर साल रोजगार देने का वायदा किया था। आज उस वायदे का कोई जिक्र नहीं करता है, खुद भाजपा भी उस वायदे का जिक्र नहीं करती है। उसके बाद 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने एक न्यू इंडिया का पूरा विचार खड़ा किया, न्यू इंडिया प्रत्यय खड़ा किया। उस न्यू इंडिया, भारत को नया भारत बनाना है। नया भारत बनाने के तहत हर व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो एक शपथ लेगा, और उस शपथ में एक बिंदु शपथ का ये भी है कि लोग रोजगार नहीं मांगेंगे। वी विल नॉट बी डिमांडिंग एम्प्लॉयमेंट, वी विल नॉट बी सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, वी विल बी क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार का एक शपथ का एक बिंदु ये भी है। यानी सरकार ने पूरा अपने उस वायदे को भुलाते हुए उस पूरे विमर्श को पलट दिया, और वो मानते हैं कि अगर आप जिम्मेदार नागरिक हैं, अगर आप एक उत्तरदायी भारतीय हैं, तो आप सरकार से रोजगार नहीं मांगेंगे, क्योंकि सरकार का काम रोजगार देना नहीं है। सरकार का काम तो ऐसी परिस्थितियां बनाना है जिससे रोजगार पैदा हो। आप समझ रहे हैं, दोनों बातों में बहुत बुनियादी फर्क है। अगर आप रोजगार के सवाल को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, तो उसको भी माना जाएगा कि आप नया भारत बनाने में सहयोग करने की बजाय उस पूरे मामले को गड़बड़ा रहे हैं, आप असहयोग कर रहे हैं, और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी सरकार ने इसके लिए एक तरह का नैतिक फ्रेमवर्क अपनी तरफ से बना लिया, जिसके तहत वो रोजगार के लिए किए गए सभी आंदोलनों को अवैध घोषित कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि जो मुद्रा योजना इस सरकार ने बनाई थी 2014 में सत्ता में आने के बाद में, आजकल उस मुद्रा योजना का भी कोई जिक्र नहीं करता। उस मुद्रा योजना की खास बात ये थी कि वो छोटे छोटे ऋण जो है वो लोगों को देती थी ताकि लोग स्वरोजगार पैदा कर सकें। उस मुद्रा योजना का आंकड़ागत विश्लेषण भी उपलब्ध नहीं है अब, क्योंकि उस मुद्रा योजना में बहुत सारा जो कर्ज दिया गया, वो उस कर्ज की वापसी नहीं हुई, तो वो उसको बैंकों की भाषा में एनपीए में, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में शुमार कर लिया गया उसको। एक तरह से हो सकता है कि मुद्रा योजना के तहत सरकार अभी भी कर्ज दे रही हो, लेकिन सरकार उसे अपने प्रचार का कोई हिस्सा नहीं बनाना चाहती, क्योंकि सरकार ये दिखाना चाहती है कि रोजगार देना उसका काम नहीं है। सरकार किसी भी किस्म के उद्योग धंधों से अपना हाथ बाहर खींच रही है। तो अब कुल मिलाकर क्या रह जाता है? कुल मिलाकर रह जाता है सरकारी नौकरियां, यानी सरकारी जो प्रशासन है, प्रशासन के तहत मिलने वाले पद रह जाते हैं। बाकी और सरकार से जनता को कोई उम्मीद करना व्यर्थ है।
अब जनता किससे उम्मीद करे? जनता उम्मीद करती है उन लोगों से जो कि उद्योग चला रहे हैं, जो बैंक चला रहे हैं, उन लोगों से उम्मीद करती है। तो वहां पे आप देखिए, आप अर्थव्यवस्था के आंकड़े देखेंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्टिविटीज हैं, यानी कारखाना में बनने वाले उत्पादन का जो सिलसिला है, वो सिलसिला, उसका ग्राफ बहुत नीचे है और वो अभी तक कहीं भी इस प्रकार की संभावनाएं नहीं दिखी हैं कि वो ग्राफ उठेगा। तो उस क्षेत्र में भी रोजगार मिलने की संभावनाएं ना के बराबर है। उस क्षेत्र में तो रोजगार छिनने के अंदेशे हैं, मिलना तो छोड़ दीजिए, जिनके पास रोजगार है उनसे भी छिनने के अंदेशे हैं। मेरे ख्याल से आईटी इंडस्ट्री एक ऐसा अपवाद है, उसको छोड़ के कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है जहां पर लोगों के रोजगार पिछले दिनों छिने ना हो। तो रोजगार की जो मौजूदा हालत है ये और भी खराब होती चली जाएगी। अभी रोजगार के प्रश्न पर बहुत से लोगों ने वेबसाइट्स बना रखी हैं, बहुत से लोग रोजगार के सवाल पर एक राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बन नहीं पा रहा है। चुनाव में रोजगार एक मुद्दा बनता है, लेकिन उसके आधार पर चुनाव का फैसला नहीं होता है। बिहार में रोजगार एक मुद्दा बना था, आपको ध्यान होगा, तेजस्वी यादव ने सवाल को उठाया था, उसके बाद वो मुद्दा बन गया था और हम लोगों को ऐसा लगा था कि शायद इस मुद्दे के ऊपर चुनाव का फैसला भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस मुद्दे ने चुनाव को बहुत अधिक प्रभावित किया, लेकिन केवल एक सीमा तक ही प्रभावित किया। अब दूसरी तरफ अब आइए कृषि के क्षेत्र पर। कृषि के क्षेत्र में इसी आप लाउड इंडिया के मंच पे हम लोगों ने कई बार विश्व बैंक की उस रिपोर्ट का जिक्र किया है जो कि 90 के दशक के आखिरी वर्षों में आई थी। उसमें विश्व बैंक ने भारत सरकार और ऐसी ही अन्य सरकारों से अपेक्षा ये की थी कि वो जमीन को अकुशल हाथों से, यानी किसानों के हाथ अकुशल हैं विश्व बैंक की निगाह में, अकुशल हाथों से निकालकर कुशल हाथों में, यानी जो कारपोरेट के लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके हाथों में जमीन को दिया जाए। उसके लिए जरूरी है कि देहातों की करोड़ों आबादी जो है वो शहरों में स्थानांतरित हो। और जब भारत सरकार ये काम कर पाने में विफल रही तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी अगली रिपोर्ट में उसकी लताड़ भी लगाई, उसको डाटा भी करे, भाई आपको ये टास्क दिया गया था, इस टास्क को तो आपने पूरा नहीं किया। लेकिन वो प्रक्रिया धीरे धीरे भूमि अधिग्रहण के जरिए राज्यों के स्तर पर चलती रही और उसके आसपास जो एक राजनीति बननी चाहिए थी वो राजनीति नहीं बनी। और जब गांवों से छोटे किसान, सीमांत किसान अपनी जमीनों को खोकर या खेती के व्यवसाय को त्याग कर जब शहरों में आएंगे तो शहरों का भी अनाप शनाप और बेतरतीब किस्म का विस्तार होगा। विकास तो मैं नहीं कहूंगा, विकास तो एक सकारात्मक शब्द है, उसका विस्तार होगा, झुग्गी झोपड़ियां बढ़ेंगी, शहरी आबादी पर और शहरी सुविधाओं के ऊपर बहुत जबरदस्त दबाव बनेगा। और चूंकि शहरों में रोजगार उपलब्ध नहीं है तो वो लोग बहुत ही मामूली किस्म के काम करेंगे, वो किसी अपार्टमेंट के सामने डंडा लेकर खड़े हो जाएंगे, चौकीदार बनकर खड़े हो जाएंगे, एक एक छोटे छोटे कमरे में 7-7, 8-8, 10-10 लोग रहेंगे और सब उनकी पत्नियां घरों में बर्तन मांगेंगी और लोगों के यहाँ खाना बनाएंगी। मतलब ये इस प्रकार निचले स्तर के रोजगार का, या कहीं अगर इमारत बन रही होगी तो वहां पे वो लोग ईंटें ढोएंगे और मजदूरी करेंगे। विश्व बैंक ने सरकार को यह भी कहा है कि बड़े पैमाने पर गांव की आबादी जब शहर आएगी तो उसके लिए उनको स्किल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अकुशल लोग हैं और उनको कौशलपूर्ण बनाना पड़ेगा, स्किल्ड करना पड़ेगा। इसके लिए एक बड़े पैमाने पर IITs बनानी होंगी। यानी पूरी योजना ये है कि जो गांव का छोटा और सीमांत किसान था, जब वो जमीन छीनने या खेती के अलाभकारी हो जाने के कारण शहर आएगा तो शहर में उसको प्लम्बर बनाया जाएगा, उसको इलेक्ट्रीशियन बनाया जाएगा, उसको इसी तरह जो निम्न स्तरीय निम्न आमदनी के जो कारीगर किस्म के काम हैं, इन कामों के लिए उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए मोदी जी ने एक स्किल मिनिस्ट्री बना रखी है, आपको याद होगा। इस स्किल मिनिस्ट्री ने अभी तक कोई खास उपलब्धि नहीं की है, लेकिन पिछले कार्यकाल में ही ये कौशल मंत्रालय बना दिया गया था। तो नजारा ये है
कि बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार की समस्या का और विस्तार होने वाला है, और रोजगार पाने के लिए जो लोग आवेदन कर रहे हैं या जो लोग रोजगार पाने के लिए अपने आप को उपयुक्त समझते हैं, उनकी संख्या बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली है और लगातार अभी आगे कई सालों में बढ़ती चली जाएगी। इन लोगों को लाभकारी रोजगार की दुनिया में तभी प्रवेश मिल सकता है जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था 12 से लेकर 15% प्रतिवर्ष की रफ्तार पर बढ़े, यानी कुल घरेलू उत्पाद जो है वो डबल डिजिट में रहे, कई साल तक डबल डिजिट में रहे और 12 से 15% की रफ्तार पर बढ़े। और हम जानते हैं इस प्रकार की कोई भी संभावना नहीं है, अगले 5 साल तक कोई संभावना नहीं है। अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है और केवल सरकार प्रचार के जरिए और आंकड़ागत प्रबंधन के जरिए टीवी मंचों पर अपनी गोटी लाल करने के जरिए अपने प्रवक्ताओं से तरह तरह की बातें बुलवाती है ताकि उसके ऊपर ही इल्जाम न लगे। तो रोजगार की समस्या बहुत प्रबल है, बहुत विकट है और लगातार रहने वाली है। यशवंत सिन्हा साहब के जो साहबजादे हैं, यशवंत सिन्हा तो अब आजकल टीएमसी में चले गए, लेकिन उनके साहबजादे जो है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी में हैं। और जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने उन्हें वित्त राज्य मंत्री बनाया था, वो अरुण जेटली के साथ में काम करते थे। तो एक बार उनके साथ में एबीपी चैनल के कार्यक्रम में हम लोगों को बातचीत करने का मौका मिला। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि सिन्हा साहब, आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं उसके नीचे एक टाइम बम टिक टिक कर रहा है और वो टाइम बम बेरोजगारी का टाइम बम है। ये मैं 2015 के आसपास की बात बता रहा हूँ आपको, आज से करीब 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये है, ये समस्या है, लेकिन हम लोग इस समस्या से निकलने के तरीके ढूंढ रहे हैं। तो आप जानते हैं आज स्थिति क्या हो गई है। सरकार ने उस वायदे को ही न केवल भुला दिया है बल्कि उस वायदे को भुलाने की एक राजनीतिक प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है, क्योंकि विपक्ष भी इस मुद्दे को नहीं उठाता है। केवल चुनाव के समय ही विपक्ष को याद आता है, वरना 2 चुनावों के बीच में रोजगार के सवाल पर एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है जो पूरी तरीके से सेकुलर होगा, जिसमें धर्म और जाति के लिए कोई स्थान नहीं होगा, जिसमें समाज के हर तबके के लोग और जो उच्च आय वर्ग के लोग हैं उनको छोड़कर मध्य वर्ग के जो सभी मध्य वर्ग के जो सभी हिस्से हैं वो इस आंदोलन में भाग लेंगे, निम्न वर्ग के लोग भी इस आंदोलन में भाग लेंगे। लेकिन इस प्रश्न के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, केवल हम ही लोग इसके ऊपर एक बौद्धिक चर्चा करते हैं। इसके अलावा इस रोजगार के प्रश्न के ऊपर कोई राजनीति जो है वो नहीं बन रही है। राहुल गांधी इसके ऊपर बोलते रहते हैं और दूसरे नेता भी इसके ऊपर बोल देते हैं, लेकिन वो रोजगार के प्रश्न पर एक बहुत बड़ा गैर पार्टी आंदोलन चलाने की जमीन तैयार पड़ी हुई है। अगर आप पार्टियों के नेतृत्व में आंदोलन चलाएंगे तो आंदोलन नहीं चल पाएगा। इसलिए किसान आंदोलन एक गैर पार्टी आंदोलन है, उसी तरीके से बेरोजगारों का आंदोलन भी एक गैर पार्टी आंदोलन के तौर पर एक नागरिक फोरम बनाकर बेरोजगारों का एक विशाल बहुआयामी राष्ट्रीय फोरम बनाकर रोजगार का आंदोलन चलाया जा सकता है। और इस आंदोलन के भीतर से एक नई राजनीति फूट सकती है। देखिए, शिवसेना एक ऐसा संगठन है जिसने 60 के दशक में महाराष्ट्र में बेरोजगारों की पार्टी के तौर पर अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। शिवसेना ने अपने दफ्तरों को एक तरह के अनौपचारिक किस्म के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में बदल दिया था। मराठी नौजवान उसमें लाइन लगाकर उसमें अपना नाम लिखवाते थे रजिस्टर में कि हमको भी रोजगार चाहिए। बाल ठाकरे का नारा था कि हमें गुंडा भी मराठी चाहिए और हमें क्लर्क भी मराठी चाहिए, हमें बिजनेसमैन भी मराठी चाहिए। यानी जितने भी अवसर हैं वो सारे के सारे महाराष्ट्रियनों को मिलने चाहिए। शिवसेना ने अपना विकास इसी तरीके से किया है। आप शिवसेना के ऊपर जो पहली बड़ी रिसर्च थी जिन्हें प्रोफेसर दीपंकर गुप्ता ने किया था, नेटिविज्म इन मेट्रोपोलिस, उस रिसर्च का शीर्षक है नेटिविज्म इन मेट्रोपोलिस। आप अगर रिसर्च को पढ़ेंगे तो उसके अंदर स्पष्ट रूप से सारी बातें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन शिवसेना की जो कामयाबी है उस कामयाबी से भी तमाम लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा जी। और आज स्थिति यह है कि राजनीतिक दलों ने इस
राजनीतिक रूप से अत्यंत मुफीद मुद्दे को तकरीबन छोड़ दिया। एक मिनट। अभय जी, अचानक मेरा कनेक्शन खत्म हो गया, तो मुझे जिस तार को मैं अवॉइड कर रहा था, सुनने वाला देखने में अच्छा नहीं लगता, वो उसी को लगाना पड़ा। आप जो चीज कह रहे हैं ये बेरोजगारी का, ये रोजगार वाला हिस्सा है। सवाल ये है कि जो बेरोजगार होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिलना एक समस्या है, लेकिन ये लगातार बेरोजगारों की संख्या में बढ़ना और खासकर अब सरकारी संस्थानों में जिस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है, लोगों के अवसर खत्म किए जा रहे हैं, वो सारी बड़ी संस्थाएं जो लोगों को रोजगार देती थी, उदाहरण के तौर पे रेलवे या डिफेंस, ये सारी की सारी, या बैंक, ये सारे के सारे निजी हाथों में चले गए हैं। और वहां जाने पर जाहिर है ये मैकेनाइज्ड होंगे, ये लोगों के बल के ऊपर कम चलेंगे। और यही योजना है मेरा ख्याल है सरकार की नई आर्थिक नीति की। इसका क्या असर पड़ेगा? मैंने इसलिए आपसे दोनों सवाल एक साथ पूछे थे, रोजगार और बेरोजगारी। और बेरोजगारी में भी जो ग्रामीण बेरोजगारी है उसका तो कहीं जिसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं उसका तो कहीं जिक्र है ही नहीं। ये सब पढ़े लिखों की रोजगार की बात, ये बेरोजगारी की बात हो रही है। पर जो 10वीं से नीचे हैं लोग, तो वो भी हैं जिनके लिए सुविधाएं नहीं है पढ़ने की, लेकिन वो बेरोजगार हैं। वो जिंदगी कैसे चलाएंगे? ये कहीं कानून व्यवस्था के संकट में अंत में जाके कई सालों के बाद तो नहीं परिवर्तित हो जाएगा? देखिए, इसके परिणाम बहुत ही खराब निकलेंगे। धीरे धीरे कर सामाजिक असंतोष, उथल पुथल बहुत बढ़ेगी। किस रूप में इसकी अभिव्यक्ति होगी, राजनीतिक सामाजिक रूप कौन से होंगे जिनमें इसकी अभिव्यक्ति होगी, ये हम लोग अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की जो प्रत्यास्था है, यानी इलास्टिसिटी है, की एक सीमा है। जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो माइनस में चली गई है। और ये अभी मोदी के जमाने में नहीं, ये मनमोहन सिंह के जमाने में ही शून्य हो चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में ये प्लस में थी, वो भी 0.1 से कम थी, लेकिन कुछ प्लस में थी। इसके बाद कांग्रेस शासन के 10 वर्षों में ये जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है अर्थव्यवस्था की, ये शून्य हो गई थी, और मोदी के जमाने में ये माइनस में चली गई। और सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे इसको और दुरुस्त किया जा सके। यहां तक कि सरकारी नीतियां लगातार रोजगार की समस्या को और ज्यादा संकटपूर्ण बना रही हैं। और इसके जो सामाजिक फलितार्थ होंगे, जो निश्चित रूप से बहुत बुरे होंगे, उसमें सामाजिक हिंसा भी हो सकती है, नौजवानों में अपराध के प्रति एक रुझान बढ़ सकता है, जो मजबूरीवश किए गए अपराध होंगे। देहातों में कोई और इसके असर होंगे, जो कस्बाई शहर हैं उनमें कुछ और असर होंगे, और बड़े शहरों में इसके असरात कुछ और होंगे। जब मैंने सिन्हा साहब से ये कहा था कि आपकी कुर्सी के नीचे एक टाइम बम टिक टिक कर रहा है, दरअसल सिन्हा साहब को आप उनको एक रूपक के तौर पर देखिए कि वो सरकार में मंत्री थे। ये हमारे पूरे समाज के नीचे एक टाइम बम टिक टिक कर रहा है। ये टाइम बम जब फूटेगा तो वो कहाँ किसका कितना नुकसान होगा, कौन सी क्या गिरेगा, क्या विध्वंस होगा, इसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। देखिए, यूरोपियन देश जो हैं, जब वहां बेरोजगारी की समस्या पैदा होती है तो वो लोग उससे निपट सकते हैं, क्योंकि वो आबादी बहुत कम है। आप तो परिचित हैं, भारत की आबादी और यूरोपियन देशों की आबादी और दूसरे अन्य देशों की आबादी में जमीन आसमान का फर्क है। चीन के अंदर तानाशाही शासन है, वहां पे कोई जबान नहीं, कोई मुंह नहीं खोल सकता। वहां पे एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने में पाबंदियां हैं। अगर चीन में गांव का एक व्यक्ति है, अगर वो शंघाई जाकर जाना चाहे तो नहीं जा सकता। वहां पे इंटरनल माइग्रेशन जो है चीन में, उसको प्रतिबंध है। आप इजाजत लेके ही जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक
फरखाबाद के किसी इलाके में 100 नौजवान उठें और कहें कि हम चलो भाई दिल्ली चलते हैं नौकरी रोजगार ढूंढने के लिए, और ट्रेन में बैठ के दिल्ली चले जाएं, चीन में संभव नहीं है। तो चीनी लोग इंटरनल माइग्रेशन पर पाबंदी लगाकर और दूसरे निरंकुश तानाशाही कदम उठाकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इन चीजों को नियंत्रित करती है। भारत में इस तरह का नियंत्रण संभव नहीं है। यहाँ पे तो उसके परिणाम स्वरूप नए नए किस्म की राजनीति पैदा हो जाती है। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बंबई में ज्यादा हो जाएंगे तो उनके खिलाफ महाराष्ट्रियों की राजनीति पैदा हो जाएगी, जो हो चुकी है, हम तो जानते ही हैं। इसी तरह दूसरी जगहों पे भी इस तरह की तमाम समस्याएं, धरती पुत्रों के आंदोलन शुरू हो जाएंगे और फिर उन आंदोलनों से जनता के दो हिस्सों के बीच में टकराव होने लगेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट राइट्स हो सकते हैं। बेरोजगारी के कारण दंगे, दंगाई हिंसा के अंदेशे पैदा हो सकते हैं। और ये सब कुछ हम लोगों का दुर्भाग्य है कि सब कुछ हमारी और आपकी आंखों के सामने होगा। हम लोगों पे भी आएगी। हम लोग सुरक्षित अपने घरों में बैठे हुए इस तरह से व्याख्यान नहीं देते रहेंगे। जब सड़क पर कारें जलाई जाएंगी तो हम लोगों की कार भी उसके अंदर होगी। हम लोगों के दफ्तरों घरों पे भी हमले होंगे। ये सब कुछ इस हिंदुस्तान में होने वाला है और ये आजकल जो आर्थिक नीतियां अपनाई जा रही हैं, ये उन नीतियों का परिणाम होगा। अभय जी, अभी आपने मनमोहन सिंह जी का नाम लिया और अटल जी का नाम लिया कि अटल जी के समय 1 से कम है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, राइट, तो वो लगभग 0 हो गई थी मनमोहन सिंह के समय। मैं इसके थोड़े कारण अपने और आपके सुनने वालों के लिए जानना चाहूँगा कि मनमोहन सिंह तो अर्थशास्त्री थे, उनके कैबिनेट में कोई अथॉरिटेरियन तरीका भी नहीं अपनाया जाता कि लोग अपनी बात न कह सकें। लोग भी अपनी बात कहते थे। उनके साथ योजना आयोग में अर्थशास्त्रियों की पूरी टीम थी जिनसे उनका मोंटेक सिंह एलोवालिया से लगातार संवाद रहता था। वो क्या कारण था कि वो नहीं समझ पाए कि इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, इसको कैसे बढ़ाया जाए और किन पॉलिसीज को लिया जाए ताकि रोजगार न मिल पाए लेकिन बेरोजगारी तो न बढ़े। देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रश्न पर कोई भी पार्टी एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जो पार्टियां आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई वैकल्पिक आर्थिक बंदोबस्त करने का फार्मूला है। किसी के पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कुछ विपक्षी दल तो ऐसे हैं जो आर्थिक प्रश्न तक सोचते नहीं है, उनके पास कोई अर्थनीति नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दलितों की पार्टी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने आज तक अपना आर्थिक घोषणा पत्र तैयार नहीं किया है। उसके पास अर्थनीति के नाम पर लिखी हुई 3 लाइनें नहीं है। जब बीएसपी बनी थी उस वक्त कांशीराम से पूछा गया था कि आपकी अर्थनीति क्या है, तो उन्होंने कहा अभी ये बनाना बाकी है, आज तक नहीं बनी। वो 3 अर्थशास्त्रियों को बुलाकर बैठाकर अपनी अर्थनीति बना सकते हैं, लेकिन वो इसकी जरूरत नहीं समझते। इसी तरह दूसरे विपक्षी दल जो हैं, यानी जो कांग्रेस के जमाने में विपक्ष थे, आज भारतीय जनता पार्टी के जमाने में विपक्ष थे, किसी के पास कोई अर्थनीति नहीं, कोई इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। सब कुल मिलाकर विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार मंच, इनके द्वारा सुझाई गई नीतियों पर ही अमल करते हैं। सब लोग सोचते हैं कि भारत का प्रारब्ध यूरोप जैसा बनना है, उसी तरह का बाजार होना चाहिए, उसी तरह के शहर होने चाहिए, उसी तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, उत्पादन का जो तंत्र है वो भी उसी तरीके से होना चाहिए, और सरकार को भी लगातार रोजगार देने की दुनिया से अपना हाथ खींचकर उत्तरोत्तर निजी पूंजी पर निर्भर होते चले जाना चाहिए। सब लोग इसी पैटर्न पे चलते हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं, आज मान लीजिए मोदी सरकार किसी वजह से हट जाए और गैर भाजपा सरकार आए, वो भी सारे के सारे काम यही करेगी। कुछ काम थोड़ा हिचक के साथ करेगी, जो मोदी सरकार जोश में कर रही है, कुछ काम को मोदी सरकार के मुकाबले ज्यादा जोश में करेगी। तो इम्फेसिस यानी जोर तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर अर्थनीति के मामले में सब एक ही हमाम में है। पर मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा मनमोहन सिंह के साथ, एक छोटी सी बात कहूंगा कि केवल पूरे देश में सरकारें स्वास्थ्य से, शिक्षा से
और दूसरी चीजों से अपने हाथ वापस खींच रही है। शायद दिल्ली की सरकार जो है वही एकमात्र ऐसी सरकार है जिसका बजट आप देखते हैं तो उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। बाकी सामाजिक क्षेत्र इसको बोलते हैं, सोशल सेक्टर है। सारी सरकारें सोशल सेक्टर से हाथ खींच रही हैं और उसी का परिणाम है कि सरकारें बार बार कह रही हैं कि भाई हम रोजगार जो है आप रोजगार हमसे मत मांगिए, रोजगार देना हमारा काम नहीं है। रोजगार देने के लिए बाजार खुला हुआ है, बाजार में जाइए, प्रतियोगिता में उतरिए, अगर आप में अहलियत होगी तो आपको रोजगार मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप मामूली किसी तरीके से 2 जून की रोटी की जुगाड़ करने वाले रोजगार से लेकर और लाखों रुपए प्रति महीने के रोजगार के बीच में जो बहुत सारी श्रेणियां हैं उसमें किसी न किसी तरीके से आपस में फिट हो जाएंगे। तो एक तरह से देश की आबादी को भारत के राजनीतिक तंत्र ने, राजनीतिक पार्टियों ने, इसमें सत्ताधारी पार्टी भी शामिल है, विपक्षी पार्टी भी शामिल है, बाजार के रहमो करम पर छोड़ दिया। अभय जी, मैं आपसे बार बार मनमोहन सिंह जी का नाम इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मनमोहन आपकी आवाज गायब हो गई। हाँ, वो फोन आता है तो आवाज गायब हो जाती है। ऑफ कैसे करें? जी, मेरा ये कहना है कि ये जो मनमोहन सिंह जी का नाम मैं जानबूझ के इसलिए पूछ रहा हूँ कि उन्होंने जो 92 में आर्थिक नीति को लेके संसद में भाषण दिया था, वो अद्भुत भाषण था कि देश 10 साल के भीतर किस तरीके से अपना चेहरा बदल लेगा। जो आज चेहरा है नरसिम्हा राव के ज़माने में वो नहीं रहेगा, बल्कि ये दुनिया की चुनौतियों का सामना करने वाला देश बन जाएगा। और फिर वही प्रधानमंत्री खुद बने और आप कह रहे हैं कि उनके ज़माने में ही ये इलास्टिसिटी ज़ीरो हो गई थी। मैं जानना सिर्फ ये जा रहा हूँ, क्या मनमोहन सिंह जी या उनकी पूरी टीम विश्व बैंक और IMF के दिशा निर्देशों पे चल रही थी, या देश की हालत, क्योंकि हमारा देश, अभी आपने एक इशारा किया कि हमारा देश दुनिया के देशों से अलग है, यहाँ की समस्याएं, यहाँ का क्षेत्रफल, यहाँ की आबो हवा, ये सब अलग है। हम अगर कोई चीज अपने देश को ध्यान में रख के नीतियां नहीं बनाएंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं गड्ढे में गिरेंगे। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, इसकी शुरुआत मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री तो काल में ही हुई है, क्योंकि उसके पहले अटल जी के समय तो आप कह रहे हैं कि लगभग बराबर था या बहुत थोड़ा सा उसमें ग्राफ ऊपर की तरफ था। ये कारण मैं जानना चाह रहा हूँ, फिर मैं अगले सवाल पे आता हूँ, क्योंकि आपसे ये जानना बहुत जरूरी है कि मनमोहन सिंह को आप हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तब से आप देखिए, हिंदुस्तान आजाद हुआ उस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां थी, खासतौर से जो यूरोप और अमेरिका था, उसका मानना ये था कि जो नव स्वतंत्र देश हैं, नव स्वतंत्र देशों में अर्थनीति एक खास तरीके से आगे बढ़ सकती है। उसमें सरकार के पास अर्थनीति और बाजार में हस्तक्षेप करने के अधिकार होने चाहिए और इस सरकार को एक पब्लिक सेक्टर बनाना चाहिए और कई चीजों को सब्सिडाइज करना चाहिए। इस प्रकार की नीतियां वो लोग मानते थे कि ये उचित है। इसीलिए उनकी तरफ से जो राय मिलती थी वो राय वही थी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई। जब उनकी राय बदलती चली गई, यानी जब वहां पर रेगनोमिक्स और थैचराइजेशन हुआ, जब उन्होंने सरकार के हाथ से हस्तक्षेप के सारे अधिकार, आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप के अधिकारों को छीनकर बाजार को देना शुरू कर दिया, जिसको हम न्यू लिबरलिज्म कहते हैं, जब वो आना शुरू हुआ तो उन्होंने भारत जैसे देशों पर अपनी वो राय थोपनी शुरू की। भारत जैसे देश हमेशा से उनकी राय मानते थे। जो पहले वाला आर्थिक निजाम था वो भी उनका बताया हुआ था, यानी जब सरकार हस्तक्षेप करती थी अर्थव्यवस्था में वो भी उनका बताया हुआ था और आज का निजाम भी उन्हीं का बताया हुआ है। तो ये आजादी के बाद में हम लोगों ने हम लोगों को राजनीतिक आजादी तो प्राप्त हो गई, न तो आर्थिक आजादी प्राप्त हुई है, न बौद्धिक आजादी प्राप्त हुई है और न हम करना चाहते हैं। सब लोगों की सुविधा, आपको ध्यान होगा जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने सारी दुनिया के अर्थशास्त्रियों को भारत में आमंत्रित किया था। उस जमाने के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, इसमें उनको नोबेल प्राइज मिल चुका था, कुछ को बाद में जाके नोबेल प्राइज मिला, भारत आए। उनके साथ में नेहरू की सरकार ने बहुत लंबा विचार विमर्श किया
और उनमें से सारे अर्थशास्त्री वही थे जिनको यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के ज्ञान थे। उसी तरीके से प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में जो आर्थिक ज्ञान विकसित हुआ था सारी दुनिया में, वो सब अर्थशास्त्री उसी के एक्सपर्ट थे। और आगे भारत में आगे उन्होंने यही ज्ञान दिया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने हमें जो समझाया वो हम समझे, चाहे वो कृषि पर जोर देने वाले अल्बर्ट एंसमिंगर जैसे अर्थशास्त्री हों, या बाजार पर जोर देने वाले अर्थशास्त्री हों, या पब्लिक सेक्टर की बात करने वाले कीन्सियन अर्थशास्त्री हों, कोई भी हों, जो हमें पश्चिमी दुनिया समझाती है हम वो समझते हैं और उसी के नक्शे कदम पर चलते हैं। तो कभी हम समाजवादी हो जाते हैं, कभी हम कुछ कम समाजवादी हो जाते हैं, और कभी हम बाजारवादी होने लगते हैं। इसमें हमारे अपने, चाहे उसमें मनमोहन सिंह हो, भाई मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप अर्थशास्त्र के विद्वान हैं तो क्या हुआ? अर्थशास्त्र में तो वही सब पढ़ाया जाता है जो यूरोपीय अनुभव है पूरा का पूरा, यानी जो पश्चिमी दुनिया का अनुभव है वही सब तो अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है। सब थोड़ी ना है कि भारतीय एशियाई अनुभव अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता हो। तो एक तरह से देखा जाए कि ये एक जीरो सम गेम है। इस लड़ाई को हारने के लिए हम अभिशप्त हैं। केवल पश्चिमी दुनिया, जहां के अनुभव के आधार पर जो नीतियां बनती हैं, जो वहां लागू की जाती हैं, वो समाज अलग तरह के हैं, उसमें खेती का और उद्योग का संतुलन अलग तरह का है, उनका ऐतिहासिक विकास अलग तरीके से हुआ है, वहां की आबादी अलग तरह की है, छोटी आबादी है, उसकी संरचना भिन्न तरह की है। तो वहां तो ये नीतियां कमोवेश कामयाब होती रहती हैं, कभी विफल होती हैं तो उसमें संशोधन करके उसको ठीक कर लेते हैं वो लोग। हमारे यहाँ तो जब ये वही नीतियां यहां भी लागू की जाती हैं और यहाँ उनके दुष्परिणाम होते हैं, हम उनको ठीक नहीं कर पाते। भाई हमने बड़े जोश, आप देखिए ना, हमने बड़े जोश के साथ हरित क्रांति की, क्योंकि हम लोग अनाज को हमें आयात करना पड़ता था। हरित क्रांति हुई तो अनाज बड़े पैमाने पैदा होने लगा, हम लोग नेट इंपोर्टर से जो है वो नेट एक्सपोर्टर में बदल गए। बड़ा हमारे और आपके जैसे बुद्धिजीवियों ने इसको बड़ी तालियां बजा के इसका स्वागत किया। किसानों की भी जगह जगह हरित क्रांति इलाके थे, उनकी आमदनियां बढ़ गई। 5 साल के अंदर मामला पलटने लगा। 5 साल के अंदर उन जमीनों की उपजाऊ शक्ति कम हो गई, क्योंकि लगातार पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से, लगातार नए बीजों के इस्तेमाल से, अत्यधिक सिंचाई करने से, तो नए बीज अत्यधिक सिंचाई मांगते थे, उससे जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो गई, फसलें कम होने लगी, किसानों की आमदनी फिर से गिरने लगी। फिर सरकार उतना अच्छा किसानों के लिए लाभकारी मार्केट नहीं बना पाई, उससे भी किसानों की आमदनी गिरी। तो पूरी की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था संकट की शिकार हो गई। बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं होने लगी, उसी का परिणाम है, बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं होने लगी। और आज जो हम दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन देख रहे हैं, और ये हरित क्रांति में हुआ, इसके अध्ययन हो चुके हैं कि लाखों परिवारों की जमीनें चली गई। वही समय था 60 के दशक के अंत का और 70 के दशक के अंत का, जब देहातों से शहरों में माइग्रेशन शुरू हुआ। आज जो बड़े पैमाने पर हम शहरों में झुग्गियां देखते हैं, उसी का नतीजा है। तो शहरों के ऊपर दबाव पड़ रहा है, शहरी सुविधाओं पर दबाव पड़ रहा है, चाहे वो बंबई हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो दिल्ली हो, या और कोई बड़ा शहर हो। ये हरित क्रांति की तथाकथित सफलता का दुष्परिणाम है जो आज हम देख रहे हैं। और किसान नेताओं को ये बात अच्छी तरीके से पता है, अगर नए कृषि कानून लागू होंगे तो नए दुष्परिणाम होंगे। भाई बलबीर सिंह राजेवाल और जोगेंद्र सिंह उग्रहा जैसे किसान नेता कहते हैं ना बार बार कि 2 लाख लोगों की जमीनें चली गई हरित क्रांति के कारण, हम दोबारा ये नहीं होने देंगे। 2 लाख लोगों का मतलब हुआ अगर एक परिवार में 5 लोग हैं, तो मान लीजिए 10 लाख लोग जो हैं वो भूमिहीन हो गए। ये 70 के दशक में हुआ था और वो प्रक्रिया लगातार जारी रही। अब तक तो 50 साल हो चुके हैं। 50 साल में प्रक्रिया कहां तक पहुंची होगी, इसका हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जीरो सम गेम है, जिसमें भारत जैसे देश, एशियाई देश जो है, वो पराजित होने के लिए लगातार तरह तरह के संकटों का शिकार होने के अभिशप्त हैं।
तो अभय जी, जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्या ये किसान आंदोलन इन सवालों का थोड़ा बहुत उत्तर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? कि किसान आंदोलन की मांग जो है एक सीमित मांग है। वो पूरी अर्थव्यवस्था कैसे चले इसके ऊपर उसकी कोई मांग नहीं है। उसका मांग पत्र सीमित मांग पत्र है। उसके मांग एक कुछ बातें उसमें प्रमुख हैं और कुछ बातें गौण हैं जो आगे जाके प्रमुख होंगी। उसकी पहली मांग ये है कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। जब ये तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे तब किसान आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होगा। वो होगा कि जो एमएसपी का दायरा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का दायरा है, ये दायरा बढ़ाया जाए। अभी केवल कुछ फसलों तक ही सीमित है। व्यवहारिक रूप से सारी फसलें भी नहीं खरीदी जाती। तो वो दायरा इफेक्टिव हो और वो दायरा न केवल सरकारी क्षेत्र में तक हो बल्कि निजी क्षेत्र के अंदर भी उस दायरे को बढ़ाया जाए। उसके बाद दूसरा आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होगा। इसके लिए किसान नेता मन बनाए हुए हैं। अगर किसान नेताओं के आप जो इंटरव्यू यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, खासतौर से उग्रहा का और राज्यपाल के आप इंटरव्यू देखें, तो उसमें साफ तौर पे वो लोग कहते हैं कि जैसे ही कृषि कानून वापस होंगे हम लोग एमएसपी के सवाल पे अपना आंदोलन शुरू कर देंगे। उस आंदोलन का रूप भिन्न होगा। चाहे अभी तो कृषि कानून वापस होने पर लोग यहाँ सीमाओं से उठ के चले जाएंगे, नए सिरे से आंदोलन शुरू होंगे। उस आंदोलन का क्या रूप होगा, किस तरह संगठन बनेगा, किस तरह जन गोलबंदी होगी, उसके नारे क्या होंगे, वो राज्य सरकारों के ऊपर ज्यादा दबाव होगा उन आंदोलनों का या केंद्र सरकार पर दबाव होगा, ये सब देखने वाली बात है। तो कृषि के क्षेत्र में लगातार हम लोग अभी आंदोलन देखेंगे। तो आपने अभी 2 बार बाकी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, ये मुझे नहीं लगता कि किसानों के ही केवल मत्थे हमें बढ़ देना चाहिए बात। ये तो बाकी और दूसरे लोग जो है उनको देखना चाहिए। अब बैंक वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं, बैंक कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, धीरे धीरे कर समाज के दूसरे तबकों के लोग भी आंदोलनकारी मुद्रा में आएंगे, क्योंकि सबको अपनी रोजी रोटी की फिक्र है। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से पहले जो सरकारें थी, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, वो सामाजिक न्याय के पैरोकारों की सरकारें रही हो, दक्षिण भारतीय लोगों की, किसी की सरकारें रही हो, उन सरकारों ने भी कोई ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था और बहुत अच्छी तरीके से चलाया। तो इस जो आज जो संचित गड़बड़ी हमें दिख रही है, इसमें सबकी भूमिका है। क्योंकि मौजूदा सरकार है, इसलिए मौजूदा सरकार को हम लोग कटघरे में खड़ा करते हैं, ठीक खड़ा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इसी सरकार का दोष हो, सब इसमें भागीदारी है। जो दुष्यंत कुमार की लाइन नहीं है कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार, वो हालत। अभी आपने 2 बार अपनी बातचीत में एक शब्द का जिक्र किया कि हम अभिशप्त हैं। एक आपने लोगों के जीवन पर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, और दूसरा वैश्विक दृष्टि से पूरे देश को शामिल करके कि हम अभिशप्त हैं। तो इसका मतलब हम ये माने कि हम धीरे धीरे जो विश्व अर्थव्यवस्था के दबाव हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, हमें धीरे धीरे अफ्रीका के उन देशों की तरफ ले जा रहे हैं, जैसे मतलब किसी भी देश को ले लीजिए कि वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की तानाशाही, वहाँ पर कोई आंदोलन का न होना, आपस की मारकाट, लूट, खासकर कानून व्यवस्था का, मतलब कोई भी कहीं भी घुस करके कुछ भी छीन लेता है। तो जो बलवान है उसके हाथ में सब कुछ है, इस सिद्धांत के ऊपर वो बहुत सारे देश चल रहे हैं। क्या हम भी उसी रास्ते पर पहुंचेंगे भविष्य में? देखिए, भारत अफ्रीका के देशों में ऐसा नहीं है, इसलिए यूरोप के देश में ऐसा नहीं है, उसी तरह भारत अफ्रीका के देश में ऐसा भी नहीं है। भारतीय आबादी बहुत बड़ी है, बहुत विविध है, और भारतीय समाज में और भारत का जो उत्पादन तंत्र है उसके अंदर शॉक एब्जॉर्वर्स बहुत तगड़े। तो जैसा अफ्रीका के किसी छोटे देश में हो गया है, वैसा तुरंत भारत में हो जाएगा या आगे 10 साल में हो जाएगा, ऐसा हम लोगों को नहीं सोचना। भारत में जो बुर्जुआजी है, यानी बड़ा जो पूंजीपति वर्ग है, उस बड़े पूंजीपति वर्ग का विकास भी भिन्न तरीके से हुआ है। तो बीच बीच में ऐसे तमाम रास्ते निकलते रह सकते हैं जो कि जैसा अफ्रीका जैसी स्थिति होने को, और वो टलती रहेगी,
वो परिस्थिति लंबे अरसे तक और टलती रह सकती है। तो वैसी स्थिति आने में बहुत समय लग सकता है, और उस बीच में हो सकता है कि आप बीच बीच में कुछ बेहतर नीतियां भी अपनाई जाएं, जिससे थोड़ी बहुत रिकवरी भी हो सकती है। जैसे कि अभी तो कोविड की वजह से बहुत दिक्कत है, महामारी की वजह से, उसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां ठीक से चल नहीं पा रही हैं। आपको ध्यान होगा कि यूपीए शासन का जो पहले 5 साल थे, उस पहले 5 साल में ग्रोथ रेट 9 से 10% के आसपास पहुंच गया था, और वो ग्रोथ रेट कई साल तक चलता रहा। उसी का नतीजा ये हुआ कि यूपीए अगली बार और अच्छा चुनाव जीती। तो जब ग्रोथ रेट आगे बढ़ता है, ऊंचा होता है, तो न केवल लोगों की जेब में थोड़ा पैसा जाता है, बल्कि जिनकी जेब में पैसा नहीं जाता है उन्हें उनके अंदर उम्मीद पैदा हो जाती है। तो व्यवस्था के प्रति वो बहुत नाराज नहीं रह जाते। तो कहते हैं चलिए आज हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे बगल वाले को मिल रहा है, कल हमें भी कुछ न कुछ मिलेगा। तो अगर किसी तरह से ग्रोथ रेट कुछ बढ़ जाता है, जो कि बढ़ सकता है, अगर महामारी का दबाव चला जाए तो फिर आर्थिक चक्र थोड़ा और घूमेगा, तो ग्रोथ रेट ऐसा इतना नहीं रहेगा, इससे ज्यादा ग्रोथ रेट बढ़ेगा। जब ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो फिर नई परिस्थिति पैदा होगी, नई उम्मीदें पैदा होंगी, लोग अलग तरीके से सोचना शुरू करेंगे, और नेताओं के प्रति, राजनीति के प्रति जो निराशा है लोगों में, वो निराशा भी कम होगी। हम सब लोग भी एक भिन्न तरह की भाषा बोलने लगेंगे। तो ये सारी के सारे उतार चढ़ाव जो है वो आ सकते हैं। इसलिए ये मानना कि हमारा देश अभी किसी अफ्रीकी देश की तरह टिन पॉट डिक्टेटरशिप के रसातल में चला जाएगा, इस तरह से हम लोगों को सोचना उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार वो अभी से पेशबंदी कर रही है। आने वाले समय में जो आर्थिक दिक्कतें होंगी, जो राजनीति की विफलताएं होंगी, अर्थनीति की विफलताएं होंगी, उन विफलताओं की वजह से जो अलोकप्रियता प्राप्त होगी, उस अलोकप्रियता का पहले से अंदाजा लगाकर योजनाएं बनाई जा रही हैं, और उन योजनाओं के तहत ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जिससे कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करना उत्तरोत्तर बहुत मुश्किल हो जाए। जैसे कानून बन रहे हैं कि अगर आप आंदोलन करेंगे उससे सरकारी संपत्ति का नुकसान होगा तो आपसे वसूला जाएगा। आपने ध्यान, कभी हिंदुस्तान में ऐसा तो नहीं हुआ। बहुत तरह की चीजें हैं, जगह जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं। अब आप मान लीजिए कोई आंदोलन, गुस्से में किसी कार के ऊपर किसी ने डंडा मार दिया आंदोलन करते हुए, तो उसकी तस्वीर उसमें आ जाएगी कैमरे में, उसके घर पहुंच जाएगा सरकार का खरीदा कि आपने उस कार को इतना नुकसान पहुंचाया, इतने पैसे दीजिए वरना आपको जेल हो जाएगी। तो आंदोलन करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। 2018 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने विज्ञान भवन में 3 व्याख्यान दिए। वो व्याख्यान बाकायदा आरएसएस ने पुस्तिका में प्रकाशित भी किए, सबके लिए उपलब्ध है। उन व्याख्यानों में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो आंतरिक सुरक्षा है, जो सरकार है, हमारी सरकार है, और इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने वाले, अस्थिर करने वाली शक्तियों के खिलाफ कानून का इस्तेमाल होना चाहिए, और जहां कानून कड़ा नहीं है वहां हमें और कड़े कानून बनाने चाहिए। तो सरसंचालक का निर्देश बिल्कुल साफ है, और कड़े कानून बनाइए। तो जगह जगह राज्य सरकारें कड़े कानून बनाने में लगी हुई है। केंद्र सरकार उन कड़े कानून बनाने की प्रक्रिया में पूरी तरीके से हाथ बढ़ा रही है। जहां केंद्र को जरूरत होती है, केंद्र भी कड़े कानून बना रही है। तो हमारा लोकतंत्र कड़े कानूनों का लोकतंत्र बनने वाला है। एक ऐसा लोकतंत्र बनने वाला है जिसमें 60, 70 और 80 के दशक में जो जन आंदोलन होते थे, उस तरह के जन आंदोलन करना उत्तरोत्तर बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहली बात तो इजाजत नहीं मिलेगी धरना प्रदर्शनों की। अगर किसी तरह आपने धरना प्रदर्शन कर भी लिया तो उसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे वो धरना प्रदर्शन में भाग लेने वालों के लिए, उनके परिवारों के लिए। तो लोग बहुत हिचकेंगे सड़क पर उतरने। अभय जी, अब मैं आखिरी विमर्श के ऊपर आपकी राय चाहता हूँ, इस विमर्श के आखिरी हिस्से की तरफ, क्योंकि लोग बार बार ये भी कह रहे हैं कि ये देश में चर्चा का विषय, जब इतनी भयावह स्थिति हो रही है, लेकिन आम लोगों में ये चर्चा का विषय नहीं बन रहा है, विचार का विषय नहीं बन रहा है, मीडिया में नहीं बने समझ में आता है, राजनीतिक दल न करें समझ में आता है, पर आम लोग जो क्योंकि रोजगार या बेरोजगार का असर
आम लोगों पर ही ज़्यादा पड़ता है, जो देश में चाहे शहर में हो या गाँव में हो। उसका असर उनकी रोटी के ऊपर पड़ता है, उनकी भूख के ऊपर पड़ता है, बीमारी का इलाज नहीं करा पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते। पर उनके बीच में ये हमारे देश एक अजीब तरह का देश है जिसमें ये चिंता का विषय आम लोगों के लिए नहीं है। क्या कारण हो सकता है? कैसे लोग ये अनुमान कैसे लगा रहे? आम लोग क्या हैं? क्या ये दिल्ली किसान आंदोलन हो रहा है, ये आम लोगों में उनकी शुमार नहीं होती? बैंक कर्मचारियों ने जो आंदोलन किया अभी कितने बड़े पैमाने पर, उसकी उनकी आम लोगों में शुमार नहीं होती? तो आम लोग कौन है? अध्यापक देखिए, जैसे ही अध्यापकों को लगेगा कि उनकी तनख्वाहें खत्म होने वाली हैं या कटने वाली हैं, वो लोग भी आंदोलन की राह पर चल निकलेंगे। बैंक कर्मचारी जो कि सफेद पोश माने जाते हैं, वो लोग भी आंदोलन की राह पे हैं। और काफी इस बार मैंने उनको ध्यान से सुना उन लोगों को। ये पहले जो बैंक कर्मचारी एक सांकेतिक किस्म के आंदोलन करते थे, उस प्रकार का आंदोलन नहीं था। इस आंदोलन के अंदर, इस आंदोलन की भाषा में और इसमें जो आक्रामकता थी, वो पहले बैंक कर्मचारियों के आंदोलन में नहीं हुआ करती। किसानों ने ऐसा आंदोलन कभी किया ही नहीं जो आजकल हो रहा है। और इस आंदोलन से तो बहुत ज्यादा गलतफहमियां दूर हुई हैं। पहले हम लोग इस तरह के आंदोलन को धनी किसानों का आंदोलन कहते थे, मैं खुद ही कहता था, दूसरे क्या कहें, कुलक्स कहते थे। वो रूसी अनुभव के आधार पर कुलक के नाम से कहा जाता था। और इनको हम लोग पेजेंट कहने की बजाय फार्मर कहते थे। आप देखिए, अंग्रेजी का शब्द है पेजेंट, एक शब्द फार्मर, तो हम लोग फार्मर कहते थे। फार्मर्स मूवमेंट है, खुशहाल किसानों का आंदोलन। जब हम कुछ नरमी से पेश आते तो कहते हैं खुशहाल किसानों का आंदोलन। आज देखा जाए तो यही आंदोलन जो है वो भारतीय लोकतंत्र को टिकाए रखने की धुरी बन गया है। असहमति का स्वर इसी आंदोलन की वजह से टिका हुआ है। जब शरद जोशी का आंदोलन महाराष्ट्र में होता था, या नरसिंह स्वामी के नेतृत्व में कर्नाटक में आंदोलन होता था, या दिल्ली में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन होता था, या भूपेंद्र सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में आंदोलन होता था, तो हम लोग, हमारे जैसे लोग जो कि वामपंथी कतारों से आते थे, इन आंदोलनों से अपने आप को दूर रखते थे और इनको आलोचना की निगाह से देखते थे। आज ये स्थिति नहीं रह गई है। ये सब जिसको हम लोग आम लोग कह रहे हैं, आम लोगों के विभिन्न हिस्से जो हैं, धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों में जो गिरावट आएगी, गिरावट के कारण वो लोग रोजी रोटी के आंदोलनों के ऊपर बाहर निकलेंगे। सरकार इसको देख रही है। सरकार देख रही है कि ये लगातार होने वाला है, और इसलिए ही वो लीगल फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। न्यू इंडिया का नारा इसीलिए गढ़ा गया है। उत्तरदायी नागरिक चाहिए उन्हें, ऐसा नागरिक जो आंदोलन न करे, जो सरकार को अपनी सरकार माने, जो प्रशासन को अपना प्रशासन माने, और आंदोलन भी करे तो बड़ा ही शांतिपूर्ण, बिल्कुल एकदम एक जगह कहीं जाकर बैठ जाए। कोई जगह तय कर दी जाएगी कि आप यहीं बैठ जाइए, तो आपको आंदोलन करना है, वहां बैठ जाइए, दिन भर अपने तख्ती लेके चिल्लाते रहिए, घर चले जाइए शाम को, और फिर अगले दिन से ड्यूटी पे चले जाइए। इस प्रकार का जो व्यवस्थित और सुप्रबंधित आंदोलन जो है, इसी की केवल संभावना रह जाएगी। वो लोग कहेंगे यही लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। अब देखना यह है कि सरकार के ये जो प्रयास हैं और जो बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति है, इन दोनों के बीच का जो शत्रुतापूर्ण अंतर्विरोध है, ये अपने आप को राजनीतिक रूप से कैसे व्यक्त करता है आगे आने वाले समय। बहुत धन्यवाद अभय जी। और दर्शकों, मैं आपसे ये गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि हमने आपके उठाए हुए सवालों का एक हिस्सा आज लिया अभय जी से, और आपने उसके दोनों पक्ष समझे, उसके खतरे भी समझे, और किसी चीज का सामना सरकार कैसे करेगी भविष्य में, या एक राजनीतिक दल कैसे करेगा, उसके बारे में भी अभय जी ने आपको विस्तार से बताया, और राजनीतिक दलों के बौद्धिया दिवालियेपन से भी आपको परिचित कराया। इसलिए आपको किससे आशा करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, और समझने के लिए, बातचीत में शामिल होने के लिए और कौन से पहलू आपके दिमाग में हैं, आप अगर हमसे शेयर करेंगे तो हम उनका भी सम्मान करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके सारे हिस्सों के ऊपर अभय जी से हम अगले शनिवार को बात कर सकें। अभय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और मित्रों, आपको भी बहुत धन्यवाद, और आपसे प्रोग्राम समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं, इस आशा के साथ कि आप इसी तरीके से इस विमर्श में बराबर के साझीदार होंगे, ताकि आप हमारी नज़र में और अभय जी जैसे लोगों की नज़र में एक वैचारिक समझ रखने वाले नागरिक के रूप में एक समुदाय बनाने में मदद कर सकें। अभय जी, अगले बहुत हफ्ते बहुत संतोष जी, धन्यवाद। मेरा अनुरोध ये है कि हम लोग बंगाल के चुनाव के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसलिए अभय जी ने इसलिए सुझाव दिया। हम देखिए, बंगाल के चुनाव में चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि उसका राष्ट्रीय असर पड़ने वाला है। ठीक है, जी, ठीक है। तो आप मुझे हमें जो सवाल भेजें, अपनी राय भेजें, बंगाल चुनाव को लेकर के भेजें, खासकर जो पश्चिम बंगाल के चुनाव को देख रहे हैं या वहां के चुनाव के उतार चढ़ाव को देख रहे हैं, राजनीतिक दलों के हथकंडों को देख रहे हैं, वो अगर जानकारी देंगे तो हमें भी फायदा मिलेगा और हमारा आपका विचार विमर्श ज्यादा सार्थक होगा। अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। और इस प्रोग्राम को समाप्त करते हुए मैं फिर से अंत में उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जो अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सलाह अभय जी के कार्यक्रम के ऊपर ये कह के नहीं देते हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बल्कि वो एक लाइन पे अपना विचार भी लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।